दोस्तों मोनीश पबराई जो कि एक फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, वो एक बार अपने मारवाड़ी फ्रेंड से पूछते हैं कि आप लोग बिजनेस में इतना सक्सेसफुल होते कैसे हो, क्योंकि पूरी इंडिया में जहां भी मैं देखता हूं तो अमीर लोगों की लिस्ट में आप लोगों का नाम ही सबसे ज़्यादा होता है। तो उस मारवाड़ी ने उनको एकदम खुलकर और एकदम शॉर्ट आंसर दिया कि चाहे कोई मारवाड़ी 5वीं फेल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसे 3 साल में वापस मिल जाए और उसमें पैसे डूबने के चांस ना के बराबर होने चाहिए और फिर उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट और भी ग्रो होते रहना चाहिए। और ये सुनकर मोनीश पबराई काफ़ी इम्प्रेस हुए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप ऐसी कौन सी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल सके इतने कम रिस्क के साथ। तो इसको समझाने के लिए मोनीश पबराई ने ये बुक लिखी थी, द धंधो इन्वेस्टर। इसमें उन्होंने बहुत सारे मारवाड़ी और गुजराती लोगों के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स लिखे जो सिर्फ उस कम्युनिटी के लोगों के बीच पॉपुलर थे, बाकी लोगों में नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये गोल्डन प्रिंसिपल्स हम पूरे इंडियंस फॉलो करें ताकि हम सब ग्रो हो सके और वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो इसलिए आज हम इन्हीं मारवाड़ीज़ के 3 गोल्डन रूल्स को डिस्कस करेंगे बिजनेस और इन्वेस्टिंग के लिए। रूल्स काफ़ी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी, और मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपको एकदम डिटेल में समझ आएगा। तो दोस्तों अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट या MBA इन फाइनेंस या दूसरी कोई भी फाइनेंस की डिग्री लेते हो तो उसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप FD में इन्वेस्ट करोगे तो आप सबसे कम रिस्क लेते हो और इसलिए आपको इसमें सबसे कम रिटर्न मिलता है, जैसे 5-6% का। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको 10 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होगा। या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको 20 से 25% तक का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें FD और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले और ज़्यादा रिस्क होगा। तो इसी तरह जैसे जैसे आप रिटर्न कमाने की तलाश में आगे बढ़ते हो तो रिस्क का लेवल भी बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं जो ये मानती है कि ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम कम रिस्क लेकर भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, बस आपको इन्वेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये हैं गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी। क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर बिजनेसमैन यही दोनों कम्युनिटी के हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मारवाड़ीज़ पे फोकस करेंगे क्योंकि इंडिया में इनकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है, लेकिन ये इंडिया की 10% से भी ज़्यादा वेल्थ के मालिक हैं। तो इनकी सबसे पहली और सबसे ख़ास क्वालिटी ये है कि भले ही इनको कितना भी अच्छा जॉब मिल जाए, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी हमेशा कोई बिज़नेस का ही सोचेंगे, और अगर वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए तो वो हमेशा उसे ग्रो करने के बारे में सोचेंगे। तो अगर इनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है तो वो फ़ौरन उसे काम पर लगाने का सोचते हैं, या तो वो उसे खुद के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर दूसरों के बिज़नेस में, क्योंकि उनको पता है कि बिज़नेस से ही वेल्थ क्रिएट होगी, जॉब से नहीं, और ना ही सेविंग्स अकाउंट से। तो दोस्तों इनका सबसे पहला और इंटरेस्टिंग सीक्रेट यही है कि ये हमेशा कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को ही रिपीट करते हैं जो पहले से सक्सेसफुल हो चुका हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करते हैं जिनमें इन्हें पहले से एक्सपर्टीज़ हो। क्योंकि अगर आप कोई एकदम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो शुरू के 2-3 साल में आपको प्रॉफिट भी देखने नहीं मिलेगा, और अगर आप कोई इनोवेशन करने जाते हो तो शायद आपको 4-5 साल तक भी प्रॉफिट देखने ना मिले। तो इसलिए कम रिस्क और कम मेहनत से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का इनका सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि रिपीट व्हाट हैज़ ऑलरेडी वर्कड। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक मारवाड़ी की रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। 2007 में जब मोनीश पबराई ने ये बुक लिखी थी तो उस टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे बिल गेट्स थे, सेकंड पे वॉरेन बफेट और थर्ड पे एक इंडियन का नाम था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इनका नाम है लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट की जर्नी वही टाइम पे स्टार्ट की थी जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना शुरू किया। बस फ़र्क ये था कि बिल गेट्स ने टेक इंडस्ट्री चुनी जिसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छे होते हैं और वो इंडस्ट्री काफ़ी स्पीड में ग्रो हो रही थी। लेकिन मित्तल जी ने स्टील इंडस्ट्री चुनी क्योंकि उनके डैड भी यही बिजनेस करते थे, तो उनको उसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंडस्ट्री न्यू एज इंडस्ट्री से काफ़ी अलग थी। टेक और स्टील इंडस्ट्री के ऑपरेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉफिट ट्रैकिंग होते हैं, मतलब हर साल इनको वही कस्टमर से रिपीटेड प्रॉफिट्स मिलते रहता है
और इनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल से मजदूर की सैलरी तक उनको हर जगह काफ़ी कम एक्सपेंस करना पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जैसे HP, डेल या फिर लेनोवो वो कंप्यूटर को बनाती है तो सारा रॉ मटेरियल्स उन्हें ही खरीदना पड़ता है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास या एल्यूमिनियम। फिर उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट को ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल परचेज नहीं करना पड़ता है, ये तो कंप्यूटर में कोडिंग से बनता है। उनको ये सारी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ एक कॉपी देनी पड़ती है जो CD या पेन ड्राइव के फॉर्म में होता है। उस एक कॉपी के जरिए डेल और HP अपने सारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ को इंस्टॉल कर देती है। और अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट को वो एक कॉपी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब तो सारे अपडेट्स वायरलेस होते हैं और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉफिट मार्जिन 60-70% का होता है, जबकि दूसरी इंडस्ट्री में जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6-7% का होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अल्टीमेटली ये जो स्टील सेल करते हैं तो उसके प्राइस पर इन कंपनीज़ के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इन्हें एकदम कम मार्जिन पर सेल करना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल्स को ख़रीदने के लिए और बड़े बड़े प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल काफ़ी कम होता है। इसलिए ऐसी कंपनीज से वेल्थ क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी मित्तल ने यही इंडस्ट्री से अपनी सारी वेल्थ बिल्ड की है। तो इसका सबसे मेन रीज़न ये था कि इन्होंने डिसिप्लिन के साथ अपनी कम्युनिटी का सबसे पहला गोल्डन रूल फॉलो किया। उन्होंने उसी बिजनेस पे फोकस किया जिस पे उनकी एक्सपर्टीज़ थी और फिर ये वही बिजनेस रिपीट करते आ रहे थे जो पहले से सक्सेसफुल हो चुका था। तो शुरुआत उन्होंने छोटी स्टील फैक्ट्री से की और फिर जब भी उन्हें कोई स्टील फैक्ट्री सस्ते में मिलती तो वो उसे अपने सेव किए हुए पैसों से ख़रीद लेते और फिर उसे इफ़िशिएंटली रन करते और इसी तरह वो अपने बिजनेस को और अपने वेल्थ को ग्रो करते थे। जैसे इनकी सबसे बड़ी डील रही है कजाकिस्तान में, जहां उन्होंने करमत स्टील मिल को बाय किया था। अब ये प्लांट उस टाइम पे काफ़ी सालों से लॉस में चल रहा था। काफ़ी महीनों से उनके ओनर्स अपने वर्कर्स को सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे थे और कुछ ही महीनों में वो प्लांट्स हमेशा के लिए बंद होने ही वाला था कि लक्ष्मी मित्तल ने कजाक गवर्नमेंट से डील करके उस प्लांट को फ्री में ख़रीद लिया। और ये डील कजाक गवर्नमेंट ने खुशी खुशी साइन की, क्योंकि फिर वो प्लांट ऐसे ही सालों साल बंद रहता और इसीलिए वो गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि वो किसी भी वर्कर्स को जॉब से नहीं निकालेंगे। और फिर लक्ष्मी मित्तल ने उन वर्कर्स को रिटेन तो किया ही और कुछ ही महीनों में उस प्लांट को प्रॉफिटेबल बना के उसे और ग्रो कर दिया। फिर यही स्ट्रैटेजी उन्होंने और भी बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में रिपीट किया, जैसे कि 1992 में उन्होंने मैक्सिकन गवर्नमेंट से एक स्टील मिल खरीदी $200 मिलियन में, जिसको सेटअप करने में गवर्नमेंट के $2 बिलियन लगे थे। मतलब उन्होंने उसे 90% डिस्काउंट में ख़रीदा। तो इनका सक्सेस फार्मूला वॉरेन बफेट की ओल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग से मिलता जुलता है, जहां वो किसी 100 रुपये की कंपनी को डिस्काउंटेड प्राइस में जैसे कि 50 या 10 रुपये में बाय करते, लेकिन फिर वो उसे सेल करने की जगह उसे एकदम इफ़िशिएंटली रन करते, जिससे अल्टीमेटली वो कुछ ही सालों में अपने इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेते थे। तो ये वही मारवाड़ीज़ का गोल्डन रूल है, जहां उन्हें उनका कैपिटल 3 साल के अंदर डबल होके वापस मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अभी इन्हीं लोगों की नेटवर्थ देखेंगे 2024 की लिस्ट में, तो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट अभी भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में है। लेकिन लक्ष्मी मित्तल 2005 के 3rd रैंक से गिर के अभी 107th रैंक पे पहुंच गए हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने कंपनीज़ को एक्वायर किया नहीं है और उसके बदले उल्टा सेल किया है, क्योंकि ये सेक्टर में पिछले 10 सालों में नेगेटिव ग्रोथ रही है और इसीलिए वो कंपाउंडिंग के पावर से अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बाकी दूसरे इंडस्ट्री के इन्वेस्टर करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लक्ष्मी मित्तल ने अपनी लाइफ में अचीव किया है वो एक काबिलियत तारीफ़ है, क्योंकि ऐसे सेक्टर से वेल्थ क्रिएट करना और बिल्कुल ज़ीरो से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाना खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसी तरह अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी की शुरुआत कर रहे हो और आपके पास इतने मिलियंस नहीं है किसी कंपनी को पूरा खरीदने के लिए, तो भी आप एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद सकते हो स्टॉक मार्केट के ज़रिए, जहां आपको कंपनीज़ को रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और टाइम टू टाइम हमें भी बहुत सारी कंपनीज डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती रहती है,
जब मार्केट क्रैश होता है या फिर जब लोगों के दिल में डर पैदा होता है। और अगर आपको ऐसी कोई स्टील इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का नॉलेज नहीं है तो आप गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी आपको पहले ही अच्छी खासी नॉलेज होगी क्योंकि इनकी सर्विस आप रोज़ यूज़ करते हो। फिर दोस्तों, मारवाड़ीज़ का दूसरा गोल्डन रूल है सिंपल बिजनेस विथ अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। अब इसका मतलब ये है कि वो ऐसे बिजनेस में एंटर करते हैं जिसमें वो क्लियरली एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी और इससे कौन से बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये एक पूरा स्पेक्यूलेशन का गेम होता है और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। स्मार्ट तरीका ये है कि भले ही हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी से लोगों की लाइफ तेज़ी से बदल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां फ्यूचर में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ भी होगा और आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाओगे। अब इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस, जो अमेजॉन कंपनी के फाउंडर और पुराने सीईओ हैं, उनको उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स एक क्वेश्चन बार बार पूछते थे कि व्हाट्स गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, व्हाट आर यू डूइंग टू प्रिपेयर फॉर इट, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्रिप्टोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अगले 5 से 10 सालों में टेक्नोलॉजी में दुनिया में और क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं और उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो। क्योंकि कंपनी के सीईओ होने के नाते उनको अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को इसका जवाब देना होता है। तो जेफ बेजोस इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं कि आई फोकस ऑन व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। मतलब वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो फ्यूचर में चेंज नहीं होगी। जैसे उनके बिजनेस में कस्टमर्स को सब कुछ हमेशा सस्ते प्राइस पे चाहिए होगा, या कस्टमर्स को डिलीवरी एकदम जल्दी चाहिए होगी। अगर 2 दिन में डिलीवरी हो सकती है तो कस्टमर्स को 1 दिन में चाहिए होगी, और अगर 1 दिन में हो सकती है तो कस्टमर्स को उसी दिन चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें 10 साल बाद भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कस्टमर कल को ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे अमेज़ॉन बहुत पसंद है तो इसीलिए काश मुझे चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती या डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाती तो कितना अच्छा होता। ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। तो जेफ बेजोस हमेशा ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो सिंपल हैं और जिसमें फ्यूचर में चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं, ताकि आप आज जो मेहनत कर रहे हो उससे फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिलेगा ही, इस चीज़ की आपको अच्छी खासी एश्योरिटी होगी। तो इसी तरह अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम गुजराती और मारवाड़ीज़ गिने चुने सेक्टर में ही ऑपरेट करते हैं जिनमें टेक्नोलॉजी की वजह से स्लो चेंजेस आते हैं। जैसे जो छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं वो जनरल स्टोर चलाते हैं या गोल्ड और ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, लेकिन ये सब ओल्ड और ट्रेडिशनल बिजनेस थे जिसमें वही स्टील इंडस्ट्री जैसा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। इसलिए अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो इंडिया में अब मेजॉरिटी ई कॉमर्स स्टार्टअप मारवाड़ीज और गुजरातीज ही रन कर रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को इंडिया के 2 मारवाड़ीज बिजनेसमैन सचिन और बेनी बंसल रन करते हैं। या फिर मिंत्रा को भी एक मारवाड़ी मुकेश बंसल ने स्टार्ट किया, फिर स्नैपडील को रोहित बंसल ने, लेंसकार्ट को पीयूष बंसल ने, ओला को भाविश अग्रवाल ने, आइडिया मार्ट को दिनेश अग्रवाल ने, शॉपक्लूज संदीप अग्रवाल, ओयो रितेश अग्रवाल, नापतौल मनु अग्रवाल, ये भी मनमोहन अग्रवाल, या फिर राधा कृष्ण अंबानी ने डीमार्ट स्टार्ट किया। तो ये सब मारवाड़ी हैं। वैसे तो इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.5% की है, लेकिन इंडिया की ऑलमोस्ट सारी ई कॉमर्स कंपनी यही चला रहे हैं। और इन सारी कंपनीज़ का अगर आप बिजनेस मॉडल चेक करोगे तो ये सब अमेजॉन, वॉलमार्ट और दूसरी सक्सेसफुल यूएस कंपनीज से इंस्पायर्ड है। फिर तीसरा गोल्डन रूल है बेट हेविली व्हेन द ऑड्स आर इन योर फेवर, कि जब आपको मौका मिलता है तो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर चाहे वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का हो या कोई बिज़नेस को बाय करने का, जो हमें लक्ष्मी मित्तल ने स्टील मिल्स को बाय करके बताया, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसीलिए ज़्यादातर मारवाड़ीज़ अपने बच्चों को काफ़ी कम उम्र में, यानी कि जब वो स्कूल में होते हैं तभी उन्हें अपने शॉप पे या ऑफिस में लेके जाते रहते हैं, ताकि वो बिज़नेस के फंडामेंटल सीखते रहें।
ये भी उनका एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। जिससे होता ये है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें पहले ही बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में पता होता है और इसीलिए वो फ्यूचर में उसे सक्सेसफुली रन करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप किसी सेक्टर या बिजनेस को पकड़ के उसके बारे में सीख सकते हो और उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ को बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि ये तीसरे रूल को फॉलो करने के लिए आपको पैसे के साथ अपनी नॉलेज को भी जमा करना होता है। तो आप ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देख के, बुक्स रीड करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब आपके पास पैसा आएगा या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप रेडी रहोगे इन्वेस्ट करने के लिए या खुद एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी बच्चा अमीर बनना अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, वो दुनिया में ही आकर सीखते हैं। बस कुछ लोग अपनी जर्नी जल्दी शुरू कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से और कुछ लोग थोड़ा लेट और कुछ लोग कभी शुरू ही नहीं करते, ये सोचकर कि अमीर बनना उनकी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ट्रू डिज़ायर है लाइफ में कुछ करने का और एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीने का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आप चाहे दुनिया के कोई भी कोने में और कोई भी कम्युनिटी में हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए।